अज्ञानता को तुम पकड़ो, उसे धर दबोचो, उसे मजबूती से पकड़कर पीटो और उसे अपने जीवन से बाहर निकाल दो। ये शब्द हैं शिक्षा, महिला शिक्षा की प्रणेता और भारतवर्ष की पहली महिला शिक्षक मां सावित्रीबाई फुले का। 9 वर्ष की उम्र में ब्याह देने से लेकर देश में महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण की प्रणेता बनने तक की उनकी कहानी हजारों लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणादायक है। नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेश्वर और शख्सियतों की सनासाई के इस एपिसोड में आप हैं मेरे साथ एक महान शख्सियत मां सावित्रीबाई फुले के बारे में चर्चा करने के लिए। इस वीडियो में हम लोग मां सावित्रीबाई फुले के बारे में, उनके जीवन और उनके जीवन संघर्षों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि कैसे उन्होंने उस समय, जिस समय महिला को शिक्षा मात्र का अधिकार तक नहीं था, उस समय कैसे वो महिला शिक्षक बनी और शिक्षित होने, वो उनका जब विवाह हुआ था तो वो मात्र 9 वर्ष की थी और वहाँ से वो कैसे एक शिक्षक बनकर के, भारत की पहली महिला शिक्षक बनकर के उभरी और किस तरह उन्होंने समाज में परिवर्तन लाए। आज 3 जनवरी है और 3 जनवरी जो है 2024, ये उनकी 113वीं जयंती के रूप में मनाई जा रही है। वो एक महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और कवियत्री के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रतिष्ठित भी रही हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम उनके जीवन संघर्षों और उनकी उपलब्धियों के बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं। आज महिलाएं जब अपने शिक्षा की बात करती हैं, जब वे अपने अधिकारों की बात करती हैं, तो उन्हें अपने जहन में सावित्रीबाई फुले जी को ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो शायद इन अधिकारों की मांग शायद ये महिलाएं, वर्तमान की महिलाएं नहीं कर सकती। तो चलिए आज इस वीडियो में इस पूरी कहानी को समझते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि मां सावित्रीबाई फुले जी, उनके जीवन की कहानी क्या है, कहां से ये शुरू होती है और कैसे ये अंत होती है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले परिचय की अगर बात करें तो परिचय हम इनमें देखते हैं कि सावित्रीबाई फुले या सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले, जो कि एक प्रमुख भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद, कवित्री, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के दौरान महिला शिक्षा और सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर उनकी बात करें, उनकी उपलब्धियों के कारण ही उन्हें विशेष रूप से भारत की प्रथम महिला शिक्षक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ये बातें तो हम जानते भी हैं और इसकी चर्चा मैंने अभी जस्ट आपसे की भी। इसके अलावा अगर बात करें तो उन्होंने सदैव शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में महिलाओं और अछूतों के उत्थान के लिए काम किया। खास करके दलित महिलाओं की शिक्षा को लेकर के उन्होंने जो काम किया, उन्होंने और उनके जो पति हैं यानी कि ज्योतिराव फुले, खैर वो भी एक बहुत बड़े समाज सुधारक हैं, उनके विषय में हम लोग अलग वीडियो में, यहाँ उनकी थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेंगे, बट उनके बारे में एक अलग वीडियो में हम देखेंगे। तो इन्होंने सदैव शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में महिलाओं और अछूतों के उत्थान के लिए हमेशा काम किया। महिला अधिकारों के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित करने वाली सावित्रीबाई फुले ने वर्ष 1848 में पुणे में उन्होंने देश का पहला कन्या विद्यालय जो है वो, उन्होंने कहा जाता है कि 9 बच्चियों के साथ आप कह लीजिए, ठीक है, उन्होंने देश का पहला कन्या विद्यालय जो है वो खोला। कहां पर? वो उस समय उसको पूना कहते हैं, वर्तमान समय हम उसे पुणे कहते हैं, तो पुणे में उन्होंने इसकी शुरुआत की। तो ये तो हमने इनके परिचय के बारे में जाना और इनके विषय में देखते हैं, है ना। तो आगे हम समझते हैं कि प्रारंभिक जीवन और विवाह के विषय में। तो सावित्रीबाई फुले का जन्म जो है वो एक दलित परिवार में 1831 ईस्वी में होती है ना, और मात्र 9 वर्ष की उम्र में जो है उनका विवाह जो है 12 वर्षीय ज्योतिराव फुले, जो एक बाल विवाह का ही रूप था, है ना, उनकी शादी कर दी जाती है ना। जो इनका बचपन का नाम था वो तो सावित्रीबाई पाटिल था, बाद में विवाह के उपरांत जो वो सावित्रीबाई फुले हो जाता है, ठीक है। वे परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी और जैसा मैंने कहा भी कि उन दिनों लड़कियों का विवाह जल्दी ही कर दिया जाता था, ये हम सब जानते भी हैं, और इसलिए सन 1840 में प्रचलित रीति रिवाजों के साथ 9 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह कर दिया जाता है। और विवाह किनके साथ होता है? विवाह होता है ज्योतिराव फुले, है ना, जो खुद एक विचारक, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और जाति विरोधी सामाजिक सुधारक उस समय तो नहीं थे, उस समय तो वो भी मात्र 12 वर्ष के ही थे, लेकिन आगे चल करके वे एक समाज सुधारक बनते हैं, एक बहुत बड़े विचारक, है ना। और आपने कई जगह, खास करके जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, वो लोग इनके बारे में पढ़ा होगा। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जो बहुत प्रसिद्ध है और बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, प्रश्न भी वहां से पूछे जाते हैं। उन्हें महाराष्ट्र के सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रमुख आंदोलनकारियों में भी गिना जाता है। भीमराव अंबेडकर तो ज्योतिराव फुले को अपना गुरु भी मानते हैं। तो ये ज्योतिराव फुले हैं, है ना, जहां आप तस्वीर में देख भी रहे हैं, और ये हैं उनके साथ मां सावित्रीबाई फुले या सावित्रीबाई फुले जी, है ना। तो ये तो हमने देखा कि उनका जन्म जो है 3 जनवरी, है ना, आपका 1831 को होता है। 1840 में 9 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कर दिया जाता है। इसके बाद की अगर कहानी को देखें, अब शिक्षा, अब अपनी से आप देखिए 9 वर्ष की उम्र में आप समझ ही सकते हैं कि
कोई भी औपचारिक शिक्षा तो पूरी हुई नहीं होगी, तो उनकी कोई औपचारिक शिक्षा तो उस समय पूरी नहीं होती है और उनको जो प्रारंभिक शिक्षा मिलती है वो मिलती है ज्योतिबा राव से। ज्योतिबा राव वैसे तो घर में कहा जाता है कि चूंकि वो घर में शिक्षा नहीं दे पाते थे, इसलिए ज्योतिबा जहां खेत में काम करते थे और सावित्री बाई जब है ना वहां पहुंचती थी, है ना, उनका खाना लेकर के पहुंचती थी या जिस भी तरीके से वो वहां पहुंचती थी, तो वहीं पर उनको है ना शिक्षा वो देते थे। पर अगेन यह बात भी बहुत ज्यादा दिन तक छुपी नहीं थी और जब समाज, जब उनके घर परिवार को पता चला, यानी कि ज्योतिबा राव के माता पिता को पता चला, तो उनके माता पिता ने या सावित्री बाई जो है ना वो फुले, उनकी सास और ससुर ने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया और फिर वे अपने एक मित्र के यहां जाकर के निवास करते हैं। चलिए उनको यहां पर आप देखेंगे भी, ये सारी बातें यहां आपको मेंशन भी है। तो अपनी शादी के समय सावित्रीबाई फुले के पास कोई भी औपचारिक शिक्षा नहीं थी। अपने खेत पर काम करने के साथ ज्योतिबा राव ने सावित्रीबाई और अपनी चचेरी बहन है ना सगुनाबाई क्षीरसागर को उनके निवास स्थान पर ही उन्होंने पढ़ाया। ठीक है, सावित्रीबाई फुले ने अपनी प्राथमिक शिक्षा ज्योतिबा राव से प्राप्त की। उनके दोस्त सखाराम यशवंत प्रांजपे और केशव शिवराम भावलकर जो है उनकी माध्यमिक शिक्षा के प्रभारी बड़े, जिससे उन्होंने माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अपने पति ज्योतिबा राव से और माध्यमिक शिक्षा जो है वो यशवंत प्रांजपे और केशव शिवराम भावलकर जो है उनसे उन्होंने प्राप्त की। इसके अलावा उन्होंने 2 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी उन्होंने दाखिला लिया, जिनमें से पहला अहमदनगर में सिंधिया फरार द्वारा संचालित संस्थान में से था और दूसरा पूना के एक सामान्य स्कूल में, जहां पर उन्होंने शिक्षा संबंधी जो है वो ट्रेनिंग भी ली या शिक्षा संबंधी या शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया। यह तो उनकी शिक्षा से संबंधित बातें हो गई है ना। अब बढ़ते हैं कि महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने क्या किया, और ये जानना हम सबके लिए बहुत ही अहम है। देखिए उन्होंने जो है पहला महिलाओं के लिए, हमने बात भी की कि उन्होंने लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला है ना। और आप देखिए कि पुणे, जो उस समय पुणे था, में लड़कियों के लिए वो पहला स्वदेशी स्कूल 1848 में ज्योतिबा राव और सावित्री बाई के द्वारा शुरू किया जाता है। परंतु इनके इस कदम के लिए उन्हें परिवार और समाज के लोगों द्वारा बहिष्कृत कर दिया, जैसा मैंने कहा भी कि उनको बाहर निकाल जाता है। लेकिन फुले दंपति को एक दोस्त उस्मान शेख है ना, ये उस्मान शेख और उसकी बहन फातिमा शेख ने यह आश्रय दिया और यहीं पर उन्हीं के उस्मान शेख के ही घर के उसके परिसर में ही जो है ये दोनों मिलकर के विद्यालय खोलते हैं या महिला शिक्षा के लिए जो है ये अपना स्कूल खोलते हैं, है ना। और सावित्रीबाई स्कूल की जो है वो पहली शिक्षिका बनती हैं और इसलिए भी इनको भारतवर्ष की पहली महिला शिक्षक के रूप में भी जाना जाता है। ज्योतिबा राव और सावित्रीबाई ने बाद में मंगल और महार जातियों, ये वो 2 जाति हैं है ना जिनको अछूत माना जाता था, जो दलित जातियां थे, ठीक है, कि बच्चों के लिए जो है इन्होंने स्कूल शुरू किए जिन्हें है ना अस्पृश्य या अछूत माना जाता था। यानी कि अस्पृश्य, क्योंकि ज्योतिबा राव जो है वो खुद भी जो है वो अछूत या छुआछूत का विरोध करते थे, छुआछूत के खिलाफ थे। और सावित्रीबाई ने भी जो है वह जैसे महार और मंगल जो कि अछूत जातियां उस समय मानी जाती थी, उनके बच्चों को, उनकी बच्चियों को शिक्षण देना शुरू किया। इसके बाद की कहानी जरा अगर देखें तो इसके बाद फुले द्वारा संचालित है ना 3 स्कूल जो हैं, कुछ ही समय में 3 स्कूल बना जो है वो हो गए, है ना। लेकिन बाद में 1858 तक जो है उनके इन 3 स्कूलों को बंद कर दिया गया, लेकिन वो रुके नहीं, है ना, उन्होंने अपने कार्य को जारी रखा, ठीक है। और 1 वर्ष के बाद ही जो है सावित्रीबाई ने और ज्योतिराव मिलकर ने 18 स्कूल जो है वो विभिन्न जातियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने 18 स्कूल का जो है निर्माण कराया, 18 स्कूल खोले। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या है कि अब यहां पर यह चीज जरूर समझिए, ठीक है, कि जब उन्होंने बच्चों को, क्योंकि आप जान रहे हैं कि उस समय महिला शिक्षा की स्थिति क्या थी, महिला शिक्षा के विषय में तो कोई बात ही नहीं होती थी। और जब महिला शिक्षा को इन्होंने सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा राव के प्रयास से जब ये शुरू भी हुआ, खास करके समस्या थी कि उन जातियों के बच्चे जिनको अछूत या दलित कहा जाता था, माना जाता था, उनके बच्चों को शिक्षा देना जो ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले के लिए आसान नहीं होने वाला था। और यही हुआ भी कि लोग उनको पत्थर मारते थे, उन पर गंदगियां फेंकते थे। भारत में आजादी से पहले समाज के अंदर खास करके छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह जैसी कुरीतियां व्याप्त थी। और सावित्रीबाई फुले ने, है ना, इन सभी, फुले का जीवन जो है वो बेहद ही मुश्किलों से भरा रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन सभी का विरोध किया। उन्होंने छुआछूत का विरोध किया, उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और जितने भी कुरीतियां थी समाज में, उन सब के विरोध में उन्होंने आवाज उठाई। और इसके कारण उन्हें एक बड़े वर्ग के द्वारा विरोध भी झेलना पड़ा। वह कहा जाता है कि वह स्कूल जब जाती थी तो उनके विरोधी उन्हें पत्थर मारते थे, उन पर गंदगियां फेंकते थे। तो कहा जाता है कि एक बार उनके पति यानी कि ज्योतिराव फुले ने उन्हें एक सुझाव दिया कि तुम वो जो है ना अपने साथ एक और साड़ी पहन करके वो जाए, यानी कि एक गंदी साड़ी पहन करके वो जाए और एक साड़ी वो अपने साथ अच्छी वाली लेकर के जाए और फिर स्कूल में जाकर के, क्योंकि रास्ते में उनके ऊपर गंदगियां फेंक दिया जाता था, तो वो स्कूल में जाकर के वो बदल करके फिर तब वो पढ़ाती थी, है ना। तो सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी हुई साड़ी बदल लेती थी। और फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक महिला के लिए ये कितना कष्टदायक, कितना पीड़ादायक होगा कि जब समाज के लोग जो है उन पर गंदगियां फेंक रहे हो,
उनको पत्थर मार रहे हो, और उसके बाद भी वो अपने कार्य के प्रति इतना समर्पित हैं। महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा के लिए वो इतना समर्पित थे। खास करके अछूतों के उत्थान के लिए जो है ना उनका समर्पण था वो आदरणीय और प्रेरणादायक भी था। अब देखिए इनके, ये तो हमने समझ लिया, आगे इनके साथ और क्या हुआ। देखिए सामाजिक कुरीतियों का खंडन। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने मिलकर के 1854-55 में साक्षरता मिशन भी शुरू किया। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण जो संस्था थी, इसको सत्य शोधक समाज, यानी सत्य की तलाश के लिए समाज, इसकी शुरुआत की, है ना। उनका उद्देश्य समाज में विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षा, है ना, और उनको अधिकार दिलाना जो है, ये उनका, है ना कहीं लक्ष्य था। ये उनके कार्यों, उनके द्वारा बनाई गई संस्थाओं का उद्देश्य भी था। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग कि वर्ष देखिए 1863 में ही, है ना, ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने एक देखभाल केंद्र भी शुरू किया जिसे बाल हत्या प्रतिभानक गृह कहा जाता है। और यह संभवतः भारत में स्थापित की गई पहली ऐसी संस्था थी जहां पर गर्भवती ब्राह्मण विधवाएं हो या बलात्कार पीड़ित अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रख सके, और इस प्रकार विधवाओं की हत्या को रोकने के साथ साथ शिशु हत्या की दर को भी कम किया जा सके। इन सभी के लिए जो ज्योतिबा फुले ने, है ना, व्यवस्था की, और सावित्रीबाई फुले दोनों ने मिलकर के की। 1874 में ज्योतिबा और सावित्रीबाई काशीबाई नामक एक ब्राह्मण विधवा से उन्होंने एक बच्चे को गोद भी लिया, है ना, और ये उनका नाम यशवंत राव रखा था, जो बड़े होकर के एक डॉक्टर भी बने। और सावित्रीबाई के साथ मिलकर के यशवंत राव ने जी जो है उन्होंने, है ना, लोगों का इलाज, है ना, खास करके वो अलग अलग दूर के क्षेत्रों में जा करके, ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके उन्होंने लोगों का इलाज जो है वो करते थे। ठीक है, सावित्रीबाई कैंप्स में जो है वो लोगों को लेकर के, पीड़ित लोगों को लेकर के आती थी, महिलाओं को लेकर के आती थी, बच्चों को लेकर के आती थी, और फिर यशवंत जो है वो उनके पुत्र जो है वो उनका इलाज करते थे। ये उन्होंने गोद लिया था, है ना। उनके द्वारा स्थापित संस्था सत्य शोधन समाज या सत्य शोधक बेसिकली समाज की अगर बात करें, है ना, ने वर्ष 1876 और वर्ष 1879 के अकाल में इवन अन्य सत्र चलाया और अन्य इकट्ठा करके आश्रम में रहने वाले 2000 बच्चों को खाना खिलाने की भी व्यवस्था की। ये उनके कार्य हैं। उन्होंने देश के पहले किसान स्कूल की भी स्थापना की थी। वर्ष 1852 उन्होंने दलित बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। उन्होंने कन्या शिशु हत्या को रोकने के लिए प्रभावी पहल भी की थी। इसके लिए उन्होंने न सिर्फ अभियान चलाया बल्कि नवजात कन्या शिशुओं के आश्रय के लिए आश्रम भी खोले ताकि उनकी रक्षा की जा सके। इसके अलावा अगर बात करें, है ना, तो उन्होंने ज्योतिबा राव ने विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। वहीं सावित्रीबाई ने बाल विवाह और सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अथक प्रयास किया। उन्होंने बाल विधवाओं को शिक्षित और सशक्त बनाकर मुख्य धारा में लाने का भी प्रयास किया और उनके पुनः विवाह की वकालत की। इस तरह की खोज रूढ़िवादी उच्च जाति के समाज से मजबूत प्रतिरोध के साथ भी हुई। सावित्रीबाई ने छुआछूत और जाति प्रथा के उन्मूलन में अपने पति के साथ यानी ज्योतिबा राव फुले के साथ मिलकर के उन्होंने काम किया, जो निचली जाति के लोगों के लिए समान अधिकारों को प्राप्त करने और हिंदू पारिवारिक जीवन में सुधार के लिए काम किया। दंपति ने एक युग के दौरान अछूतों के लिए अपने घर में एक कुआं भी खोदा, क्योंकि आपको पता होगा कि अछूतों को जो सार्वजनिक कुएं हैं वहां पर नहीं जाने दिया जाता था। उन्हें वहां पर पानी पीने या वहां से जल लेने की अनुमति उन्हें नहीं होती थी। तो इसलिए उन्होंने एक कुआं, और इस कुएं को खोदने के लिए भी उनका विरोध किया गया था, लेकिन उन्होंने इस कुएं को खोदा, है ना, और यहां से उन लोगों को जल मुहैया कराया, जल उपलब्ध कराया। तो इस तरह के कई सारे ऐसे कार्य जो हैं वो सावित्रीबाई फुले के द्वारा और ज्योतिबा राव फुले दोनों के द्वारा किया गया। देखिए सावित्रीबाई फुले के इन प्रयासों ने समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के वो आए, है ना। शुरुआती दौर में उनका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये विरोध कहीं ना कहीं कमता गया और समाज में और भी लोग जो इनके समर्थन में जुटने लगे। और इस तरीके से उन्होंने जो एक 9 वर्ष की महिला, एक 9 वर्ष की बच्ची जिसका विवाह है ना बिना किसी औपचारिक शिक्षा की स्थिति में हुआ था, वो समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन करके, और उन्होंने अपने जीवन के अंत तक जो है वह लोगों की सेवा, अछूतों की सेवा, महिलाओं की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया। उनकी मृत्यु जो है वो इसी सेवा में कार्यरत रहते ही हुई। अगर उनकी निधन की बात करें तो उन्होंने अपने पुत्र यशवंत राव जो कि डॉक्टर के रूप में थे, लोगों की सेवा करना उन्होंने शुरू किया। और 1897 का वो साल था जिसमें एक प्लेग महामारी जो है, जिसको है ना बुलिशॉनिक प्लेग महामारी कहते हैं, वो मुंबई महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में जो है वो बुरी तरह से वो फैल चुका था। तो सावित्रीबाई फुले और उसके जो पुत्र हैं यशवंत राव ने बीमारी से संक्रमित रोगों का इलाज करने के लिए पुणे के बाहरी इलाकों में जाकर के उन्होंने एक क्लिनिक लगाया। ठीक है, एक क्लिनिक खोला और वह इस महामारी से पीड़ितों को क्लिनिक में ले आती थी सावित्रीबाई, और यहां उनका बेटा उन रोगियों का इलाज करता था। रोगियों की सेवा करते हुए वो खुद जो है इसी बीमारी के से चपेट में आ गई और 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई का निधन हो जाता है। एक जीवन जो है ना लोगों को समर्पित जो उन्होंने किया, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की, एक संघर्ष की उन्होंने शुरुआत की, एक बहुत ही कम उम्र में एक महिला शिक्षक के रूप में, है ना, एक शिक्षक ही नहीं, जब उन्होंने अध्ययन शुरू किया था, जब ज्योतिबा राव के नेतृत्व में या उनके जो है
उनके नेतृत्व में जो है इनको जब शिक्षण प्राप्त हुआ उसी समय से इनको समाज का विरोध सहना पड़ा, लेकिन उन विरोधों के बावजूद भी इन्होंने समाज में अपने योगदान, इन्होंने समाज में अपने प्रयासों से परिवर्तन लाने की जो है ना हिम्मत है वो बनाए रखा और इन्होंने वो परिवर्तन समाज में ला करके दिखाए। ये कहानी जो है ये हमारे लिए, हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है कि जब आप जहां एक अभी हम ऐसे समाज में जहां हम सिर्फ खुद के बारे में कहीं ना कहीं हमारी सोच संकुचित हो गई, जहां हम सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हैं, वहां पर आज से कई सौ साल पहले, आज से लगभग करीब 200 साल पहले है ना, सावित्रीबाई फुले जैसे लोगों ने आंदोलन किया और उस समाज में उन्होंने शिक्षा या फिर महिला सशक्तिकरण या फिर बीमारी से लोगों को लड़ने में मदद पहुंचाकर उन्होंने अपना योगदान दिया। उन्होंने लोगों को और समाज में दोनों में, लोगों के जीवन और समाज दोनों में परिवर्तन वो लेकर के आए। ये कहानी हमारे लिए और आप सबके लिए प्रेरणादायक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। आप अगर इसके विषय में और भी कोई जानकारी रखते हैं तो आप जरूर हमारे साथ साझा करिए। इस वीडियो में, इस एपिसोड में इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।